सर जय हिंद। कर्नल जय सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। जय हिंद राजेश जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर समय देने के लिए एक बार फिर से। दरअसल सर 14 दिनों से इजराइल हमास की जंग चल रही है, उसी के पर मैंने आपसे बातचीत करनी थी। जिस प्रकार से अमेरिका, ब्रिटेन की एंट्री हो चुकी है, उधर ईरान जो है वो लगातार इस मूड में है कि इस जंग को मैं बढ़ावा दूं, उसी को मैंने समझना था। मैं बड़े अहम पॉइंट के साथ शुरू करूंगा इस डिबेट को, इस चर्चा को, कि ईरान का रोल बड़ा अहम दिखाई पड़ रहा है। जिस प्रकार से सर ईरान जो है धमकियां दे रहा है, कभी मुस्लिम देशों को उकसा रहा है कि धर्म के नाम पर आप इकट्ठा हो जाइए, इजराइल से जो आपके इजरायली राजदूत हैं उनको निकाल दीजिए, व्यापार को बंद करिए, मैं हिजबुल्लाह को आगे कर दूंगा, मैं वो वक्त आ चुका है जब इजराइल नहीं बचेगा। किस प्रकार से ईरान के इस रोल को आप देखेंगे सर? राजेश जी, ईरान की भूमिका इस पूरे मसले में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं, 14 मई 1948 को जब इजराइल ने अपनी आजादी की घोषणा की, जी उसके अगले दिन 6 अरब देशों ने इजराइल पे हमला किया। उसके बाद कई युद्ध देखे इजराइल ने, चाहे 1956 का सिनाई वॉर हो, 1967 का 6 डे वॉर हो, या 1973 का योम किपुर वॉर हो, और बाकी छोट-मोट घटनाएं तो वहां दिन रात चलती रहती हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में जो भी इजराइल ने इन अरब या इस्लामिक देशों के साथ युद्ध लड़ा, इजराइल हमेशा विजेता रहा, हर जंग जीता। जी हालांकि कई बार उसने अपनी वो टेरिटरीज भी लूज की, लेकिन ओवरऑल इजराइल जंग जीता। लेकिन ये सारी परिस्थितियां पिछले 10-15 साल में बदल चुकी हैं। पहले के जो ये इस्लामिक या अरब देश थे, वो आर्थिक और सैनिक तरीके से कमजोर थे। ओके। आज ये अरब देश जो हैं, जो इजराइल को पूरी तीनों तरफ से घेरे हुए हैं, चौथी तरफ तो उसका समुंदर है, ये सारे अरब देश जो हैं आज की तारीख में उनके पास बेशुमार पैसा भी है, उनकी सैनिक शक्ति में भी काफी इजाफा हुआ। सबसे बड़ी चीज राजेश जी, इन अरब देशों का चीन और रूस का पूरा समर्थन है, जो कि 15 साल पहले नहीं था। और तभी हम देख रहे हैं ये जो अरब देश है, इनके तेवर में बिल्कुल एक चेंज आ गया है। वो वही भाषा कह रहे हैं जो इजराइल सुनना नहीं चाहता है। उन्होंने जी कहा कोई फिलिस्तीन गाजा पट्टी को खाली नहीं करेगा। उन्होंने कहा, उन्होंने इजराइल के एक्शन की निंदा की बार बार, चाहे मिस्र हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो। ये बार बार इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इजराइल ने जमीनी हमला किया गाजा पट्टी में, तो ये युद्ध का जो कॉम्प्लेक्शन है बहुत बड़ा हो जाएगा। हमने देखा कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के पूर्वी हिस्से में कई बारी मोर्चे खोले हैं। हालांकि जी फुल फ्लेजेड नहीं हुआ, लेकिन मोर्चे उसने खोल दिए हैं। कल रात को एक अमेरिका का युद्ध पोत है जिसका नाम है यूएसएस कार्नी, जो कि रेड सी में तैनात थी। उसने यमन के हुती रेबल से मिसाइल और ड्रोन जो इजराइल के ऊपर फायर हुए थे, इस अमेरिकी युद्ध पोत ने उसको नष्ट कर दिया। यानी जी कि सर। कहने का मतलब है कि हर तरफ इजराइल के ऊपर से हमले हो रहे हैं या होने वाले हैं। तो ईरान का जो भूमिका है वो इसलिए है क्योंकि आज इन अरब देशों के पास पैसा भी है, सैनिक शक्ति भी है, और सबसे बड़ी बात जैसे मैंने कही, रूस और चीन का पूरा समर्थन है। ठीक सर, लेकिन दो प्लेयर और बड़े अहम है, 2 से 3 प्लेयर। जर्मनी के चांसलर आ चुके हैं, ब्रिटेन के पीएम सुनक कल ही आए, परसों बाइडेन ने जो है वो इजराइल का दौरा किया। किस प्रकार से 3 यूरोप के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों का इजराइल का दौरा पिछले 3 दिनों 4 दिनों के अंदर आप देखेंगे, और ये जो दौरा है वो जंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालने वाला है? राजेश जी, जो जर्मन चांसलर, अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इन तीनों ने जो दौरा किया इजराइल का, इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला कारण ये था कि इजराइल को दिखाना कि ये देश इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। दूसरा, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बोलना था प्राइवेट में कि वो जमीनी हमला ना करे, क्योंकि अगर इजराइल ने जमीनी हमला किया, ये अमेरिका और नाटो देशों के लिए भी दिक्कत खड़ी कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि पहले तो अमेरिका और नाटो देशों ने स्पष्ट कर दिया कि हम कोई भी सैनिक नहीं भेजेंगे इजराइल, हम हथियार और जी पैसा की मदद करेंगे, लेकिन हम सैनिक नहीं भेजेंगे। अगर इजराइल ये जमीनी हमला करता है और ये बाकी अरब देश
भी उस पर हमला कर देते हैं, जैसे कि चांसेस बहुत ब्राइट हैं, तो ना अमेरिका मदद के लिए आ पाएगा, ना नाटो देश मदद के लिए आ पाएंगे। इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, यानी कि उसके एग्जिस्ट होने में बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा, क्योंकि कोई देश उसकी मदद के लिए अपना एक सैनिक नहीं भेजेगा। तो इसलिए ये इजराइल के हित में है कि ये युद्ध में अभी सीज फायर करे। उसने तकरीबन 5,000 मौतें हो चुकी हैं दोनों पक्ष की, और अगर इजराइल ने जमीनी हमला किया, ये इजराइल के लिए बहुत दिक्कत करेगा इस वक्त। मैं 1 मिनट और चाहूंगा आपका। चीन का हमस को पूरा समर्थन है। 2014 में चीन की सेना जो है पीएलए, उन्होंने मिलिट्री डॉक्ट्रिन का ऐलान किया था, जिसमें 2014 में उन्होंने कहा था कि चीन की सेना दुनिया के किसी देश के साथ सारे 6 डोमेन में लड़ने के लिए पूरी सक्षम है, और वो 6 डोमेन है लैंड, सी, एयर, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। और इसका एक ट्रेलर हमने देखा 7 अक्टूबर सुबह जब 6:30 बजे हमस ने हमला किया इजराइल पे। तब 6:30 बजे से लेके 20 मिनट तक इजरायली डिफेंस फोर्सेस का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जैम कर दिया गया, यानी कि 20 मिनट तक आईडीएफ को पता नहीं चला कि 1000 हमस का आतंकवादी उनके देश के अंदर 15 मील तक घुस चुका, कत्लेआम कर रहा है। और ये चीज हमस के लिए नहीं कर सकता था, क्योंकि हमस के आतंकवादी अनपढ़ हैं। लेकिन ये सारी चीज चीन ने की है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, चीन का साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर में दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़त है। ठीक सर, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट सर आपने कहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल इस वक्त चल रहे हैं, और पिछले 14 दिनों से ही ये सवाल है, जब से वो नरसंहार हुआ है। सर, ये वो मौका है जब हमस को खत्म किया जा सकता है, और खत्म करना जरूरी है। अगर इजराइल ग्राउंड अटैक नहीं करेगा, तब तक उन जो बंकर्स हैं, जो उसने सुरंगें बना रखी हैं, उसके अंदर नहीं जाएगा, हमस को कैसे खत्म कर पाएगा। और अगर आज हमस खत्म नहीं होता है, तो आने वाले वक्त में सर इससे डबल बल्कि ट्रिपल ताकत के साथ हमास अटैक करेगा। आज 1400 यहूदियों की हत्या हुई है, कल 5000 यहूदियों की हत्या हो जाएगी। इससे भी बड़ा सवाल कर्नल सोडी सर, जो एक फौजी होने के नाते मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर आज हमस को खत्म नहीं किया गया, तो जो हमस ने तरीका अपनाया है, क्या गारंटी है कि आने वाले वक्त में लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन भारत के खिलाफ वैसा कुछ अटैक ना करें? सर राजेश जी, मैं आपके प्रश्न का 2 भाग में जवाब दूंगा। पहला भाग हमस को नष्ट करने के बारे में। 2007 से जब हमस ने गाजा पट्टी पे अपना शासन संभाला, तब से लेके आज तक ये 5वां हमला है इजराइल का गाजा पट्टी पे, और दूसरा बड़ा हमला है। बाकी 3 हमले छोटे हुए हैं। पहला बड़ा हमला 2014 में इजराइल ने गाजा पट्टी में किया था। तब गाजा पट्टी में जमीन के नीचे 100 किलोमीटर लंबी सुरंग थी, और इजरायली डिफेंस फोर्सेस सिर्फ 100 किलोमीटर की लंबाई के सिर्फ 5% सुरंगों को ही बर्बाद कर पाया था। आज की तारीख में गाजा पट्टी के नीचे 500 किलोमीटर लंबी सुरंग है। आप और मैं फौज में रह चुके हैं, हमें पता है कि अर्बन वॉरफेयर या फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया सबसे कठिन वॉरफेयर होता है, जिसमें दिन नहीं, जिसमें महीने या साल लग जाते हैं, और सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती है, जितना भी आपके पास बेशुमार फायर पावर हो या आधुनिक टेक्नोलॉजी हो। क्योंकि अर्बन वॉरफेयर या फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया में घर घर जाकर लड़ना होता है, गली गली जाकर लड़ना होता है। तो अगर इजराइल सोच रहा है कि वो जमीनी हमला करके हमस को नष्ट कर देगा, ये कभी नहीं होगा। जो आपने इसी के साथ एक और प्रश्न पूछा कि अगर हमस बर्बाद नहीं हुआ, तो आने वाले समय में और बड़ा वो हमला कर सकता है इजराइल पे। बिल्कुल आपने सही कहा। आगे खून की नदियां को बहाने को रोकने का एक ही रास्ता है, जो 2 नेशन सेटलमेंट है, जो संयुक्त राष्ट्र ने पार्टीशन प्लान फॉर पैलेस्टीन का ऐलान किया था 29 नवंबर 1947 को। उसमें अरब देशों के कुछ ऑब्जेक्शंस थे। तो ये वक्त है जब दुनिया में 3 ही मेजर जियोपॉलिटिकल पावर्स हैं, रूस, अमेरिका और चीन, और यही 3 देश इस युद्ध को खत्म करा सकते हैं, इस मसले को सुलझा सकते हैं। इन तीनों देशों को, इजराइल और फिलिस्तीन को, आमने सामने टेबल पर बिठाना चाहिए, और उनके बीच एक रेजोल्यूशन करके 2 नेशन वहां बनना चाहिए। अन्यथा मैं आज आपके शो पे कह रहा हूं,
ये खून की नदियां इस इलाके में नहीं बंद होंगी, कत्लेआम चलता रहेगा। और 2 अक्टूबर इसी साल को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कहा कि ईरान 2 हफ्ते में परमाणु हथियार बना सकता है। जिस जी दिन ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया, मिडिल ईस्ट का जो नक्शा है पूरी तरह से बदल जाएगा। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न पे आता हूं कि क्या ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा भी भारत के ऊपर ऐसा हमला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान को चीन का पूरा समर्थन है। जी चीन, जैसे मैंने आपको बताया, 2014 में ऐलान कर चुका है कि वो दुनिया के किसी देश के साथ सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार है। आने वाली जो लड़ाइयां होंगी वो अधिकतर नॉन काइनेटिक होंगी। नॉन काइनेटिक का मतलब मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, युद्ध 2 किस्म का होता है। एक होता है काइनेटिक, एक होता है नॉन काइनेटिक। काइनेटिक युद्ध का मतलब होता है जब सैनिक आमने सामने लड़ते हैं। जी नॉन काइनेटिक युद्ध का मतलब होता है कि जैसे साइबर अटैक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम हो गया, ऐसी चीजें की जाती हैं। और उसके बाद काइनेटिक यानी उसके बाद सैनिक जाता है लड़ने के लिए। यानी कि जो मेजर एडवांटेज होता है वो उनके पास होता है जिनके पास ये पावर है साइबर स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। और इसका हमने एक एग्जांपल देखा 20 मिनट का, जो मैंने आपको 7 अक्टूबर को बताया, जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस, दुनिया की जो एक सबसे बड़ी डिफेंस फोर्स मानी जाती है, उसका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 20 मिनट के लिए जैम हो गया। तो हाँ, भारत के ऊपर भी ये चीज की संभावना है। और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत अपना डिफेंस बजट को बढ़ाए, अपने साइबर स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर की काबिलियत को और बढ़ाए। ठीक है सर। 2 सवाल हैं, जल्दी जल्दी मैं उनका जवाब समझना चाहूंगा आपसे। पहला जो सवाल है वो आपके जवाब में से जो मेरे जहन में आ रहा है सर कि जब श्रीलंका एलटीटी को खत्म कर सकता है, जो कि दुनिया का सबसे खौफनाक आतंकी संगठन हुआ करता था, जिसके पास एयर पावर तक थी, उसे खत्म कर सकता है। जब दुनिया आईएस को खत्म कर सकती है, अल-कायदा को खत्म कर सकती है, तो आईएस जो इज़राइल के खिलाफ हमास खड़ा हुआ है, इसे क्यों नहीं खत्म किया जा सकता? कुछ तो इज़राइल को कुछ हटकर करना होगा ना सर? राजेश जी, श्रीलंकन सेना एलटीटी को खत्म कर पाई क्योंकि एलटीटी के पास तब चीन का समर्थन नहीं था। चीन का अगर समर्थन था तो थोड़ा बहुत हथियार और पैसे का समर्थन था। लेकिन ये जो सारी गतिविधियां चेंज हुई हैं, जब ये साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर हुआ है, ये सारे पिछले कुछ सालों का डेवलपमेंट है ये। तो ओके, आज की तारीख में जिस भी आतंकवादी संगठन के पास या जिस भी देश के पास ये 3 सैनिक शक्ति हैं, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस, उसको हराने के लिए जो दूसरा पक्ष है उसको उससे ज्यादा वो शक्ति लेनी पड़ेगी। और जी। जैसे मैं तीसरी बार कह रहा हूं आपके शो पे, एक ये ट्रेलर हम 7 अक्टूबर का देख चुके हैं। इजरायली सेना जो इतनी सक्षम सेना मानी जाती है, उसको जी, इजराइल ने चकाचौंध, उसको हमास ने चकाचौंध कर दिया 20 मिनट के लिए, और वहां कत्लेआम हुआ। ठीक है सर। 2 बस एक आखिरी सवाल, जो ईरान की तरफ से इसे धर्म युद्ध बनाने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी मुस्लिम देश खड़े भी हुए हैं इज़राइल के विरोध में। किस प्रकार से देखेंगे अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन का इज़राइल के साथ खड़ा होना और यहाँ पे अरब कंट्रीज़ का हमास को समर्थन देना, ये एक नया चैलेंज आने वाले वक़्त में दुनिया के सामने? राजीव जी, कई लोग और कई देश इस मसले को एक धर्म युद्ध बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये धर्म युद्ध है नहीं। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब भी उन्हें वक्त मिले वो 5 चीजें पढ़ें। पहला है मैकमोहन हुसैन करस्पॉन्डेंस, दूसरा है साइक्स बाइकॉट एग्रीमेंट, तीसरा है बालफूर डिक्लेरेशन, चौथा है संयुक्त राष्ट्र का पार्टीशन प्लान फॉर पैलेस्टीन 1947 का, पांचवा है किताब गन एंड दी रूट्स ऑफ वायलेंस, गन एंड दी ऑलिव ब्रांच, रूट्स ऑफ वायलेंस इन द मिडिल ईस्ट, जो डेविड हर्स्ट ने लिखी है। ये सारी जो किताबें और डॉक्यूमेंट हैं, ये आपके दर्शकों को बहुत ये मसला अच्छी तरह समझाएंगे कि ये जो मसला है ये एक राजनीतिक मसला है जिसके बीज 19वीं शताब्दी में बोए गए थे। और ब्रिटेन और फ्रांस ने 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब उन्होंने ऐसा गंदा खेल खेला जिसके भयंकर और खौफनाक परिणाम हम आज तक देख रहे हैं। और अगर यह मसला जल्दी हल नहीं हुआ
तो इससे भी खौफनाक खून की नदियां, कत्लेआम आने वाले समय में होगा। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद सर, हमें देने के लिए और इतने अच्छे से तमाम चीजें समझाने